Today we are starting our lecture number 5. स्टूडेंट आज हम वर्कशीट करेंगे। ये वर्कशीट बेसिकली एक पेपर पैटर्न है। आपका पेपर कैसे आ सकता है आप इस वर्कशीट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपकी कॉपी में कोई क्वेश्चन है तो वो पैराग्राफ बन के भी आ सकता है। अगर आपने कोई फिल इन द ब्लैंक याद की है तो वो ट्रू फॉल्स बन के भी आ सकते हैं। तो आप पेपर पैटर्न कैसे समझोगे इस वर्कशीट को देख के। ये वर्कशीट आपका बेसिकली एक पेपर पैटर्न है। और स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट हैंडआउट में सॉल्व नहीं करनी है, आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों वो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट जो हमने अपनी वर्कबुक में सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ड्यूरिंग फिजिकल क्लासेस भी सॉल्व किए हमने, और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस भी सॉल्व किया था। तो आप ये दोनों क्वेश्चन अपनी वर्कबुक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंपेयर बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन है जो आप अपनी वर्कबुक में भी कर चुके हैं। आइए हम इसे यहाँ दोबारा सॉल्व करते हैं। आपको सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है इनकी बेसिस पे। अब आप बताइए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। क्या सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनाइट होता है या इनडेफिनाइट होता है? क्योंकि ये एक्टिविटी तो हम अपनी क्लास में भी कर चुके हैं। तो सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनाइट है। और लिक्विड का वॉल्यूम जो हमने सिरिंज के जरिए एक्टिविटी की थी तो उससे हमने क्या प्रूफ किया था कि लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है। देन क्या सॉलिड कंप्रेसिबल है स्टूडेंट? नो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नॉन कंप्रेसिबल। क्या लिक्विड कंप्रेसिबल है? नो। तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे? नॉन कंप्रेसिबल। देन क्या सॉलिड की शेप चेंज हो सकती है? क्या ऐसा होगा कि आप किसी टेबल को या अपनी बुक को बैग में रखें तो बैग की शेप की हो जाए, या टेबल को अपने कमरे में रखें तो कमरे की शेप का हो जाए? नो, क्योंकि सॉलिड की डेफिनाइट शेप होती है, सॉलिड शेप चेंज नहीं करते। सही है। लेकिन लिक्विड अपनी शेप चेंज कर लेता है। कैसे? कि आप उसे जिस चीज़ में डालते हो वो उस शेप का हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इनडेफिनाइट। देन आपको एक एग्जाम्पल लिखनी है इन दोनों की। क्वेश्चन नंबर 4 रीड ईच सिचुएशन केयरफुली। स्टूडेंट यहाँ सिचुएशन गिवन है, फिर आपको इसकी टाइप ऑफ फ्रिक्शन बतानी है और फिर वही बताना है कि उस फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। फर्स्ट सिचुएशन है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट स्टूडेंट बेसिकली आप जानते हैं कि वाटर में होती है, वाटर में चलती है। तो इस पर कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? वाटर रेजिस्टेंस। और इसे हम कैसे रिड्यूस करेंगे? ये तो हमने अपनी वर्कबुक में भी किया था, एयर क्वेश्चन के जरिए। देन हैवी बॉक्स बीइंग पुश्ड ऑन सरफेस। सो स्टूडेंट इसके अंदर कौन सी फ्रिक्शन होगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो हम उसे कैसे रिड्यूस करें? ट्रॉली विथ व्हील्स के ज़रिए। देन एयरप्लेन। एयरप्लेन पे कौन सी फ्रिक्शन होगी स्टूडेंट? एयर रेजिस्टेंस। और एयर रेजिस्टेंस कैसे रिड्यूस की जाती है स्टूडेंट? स्ट्रीमलाइन शेप के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। ये क्वेश्चन भी हम अपनी वर्कबुक में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आप वर्कबुक के पेज नंबर 61 से कॉपी कर सकते हैं। अपनी वर्कबुक की हेल्प से आप इसे कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स। ए विदाउट डैश व्हीकल्स विल नॉट बी एबल टू स्लो एंड स्टॉप। स्टूडेंट किसके बगैर व्हीकल्स स्लो और स्टॉप नहीं हो सकते? फ्रिक्शन की बगैर। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो व्हीकल्स का स्टॉप होना और स्लो होना इम्पॉसिबल है। The freezing and dash point of water is dash. Freezing and melting point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। हमने आपको ये बात फिजिकल क्लासेस में भी बताई थी कि वाटर का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट सेम है। वो क्या है स्टूडेंट? 0 डिग्री सेल्सियस। A dash force is needed to overcome a greater friction. A greater force is needed to overcome a greater friction. D. Some solids such as dash and dash have very high melting point. Metals and rocks have very high melting point. E. Gaseous state of water is water vapors. वाटर की गैसेस स्टेट क्या है स्टूडेंट? वाटर वेपर्स हैं। F. Water and minerals carried from root to all parts of the plant by dash. स्टूडेंट ये बात आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में बताई गई थी कि रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इन्हें प्लांट के बाकी पार्ट्स तक कौन ट्रांसपोर्ट करता है? स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? स्टेम। डैश एंड डैश मेजर द मास ऑफ सॉलिड। हम मास ऑफ सॉलिड किन किन चीज़ों की मदद से या किन किन डिवाइस या किन किन इंस्ट्रूमेंट की वजह से मेजर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड लिवर बैलेंस। इन दोनों की मदद से हम मास ऑफ सॉलिड मेजर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिसकॉन्सेप्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें करेक्ट करके लिखना है और ये मिसकॉन्सेप्शंस आपकी वर्ड बुक के ही हैं। आप ये मिसकॉन्सेप्शंस अपनी वर्ड बुक की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टूडेंट आप अपनी वर्कबुक में कर चुके हैं। ये आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 73 पे प्रेजेंट है। आप इसे अपनी वर्कबुक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे यहाँ सॉल्व करें तो आप सामने देखिए कि ये डायग्राम बेसिकली किस प्रोसेस को शो कर रही है, फिल्ट्रेशन को। और हम ये बात जानते हैं कि फिल्ट्रेशन में जब फिल्टर पेपर पर जो चीज़ कलेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू। और जो चीज़ कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। तो आप इसकी वजह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वर्कबुक की हेल्प से इस पिक्चर को लेबलिंग कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द मेजरमेंट ऑन द मेजरिंग सिलेंडर फॉर गिवन लिक्विड। स्टूडेंट, यहाँ आपके सामने बहुत सारे मेजरिंग सिलेंडर बने हुए हैं और इनके अंदर लिक्विड फिल है। आपको ये बताना है कि किस मेजरिंग सिलेंडर में कितना लिक्विड फिल है। आपको बेसिकली यहाँ वॉल्यूम लिखना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पहले हम वॉल्यूम का आंसर किस में देंगे, मिलीलीटर में, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर पे क्या लिखा हुआ है, ml। और मैंने आपको फिजिकल क्लास में भी ये बात बताई गई थी कि मिलीलीटर और लीटर अगर ऑब्जेक्ट पे लिखा हुआ है तो हम उसी में आंसर देंगे। अगर इसी ऑब्जेक्ट पे मिलीलीटर लिखा हुआ है तो हम मिलीलीटर में आंसर देंगे, और अगर लीटर लिखा हुआ है तो हम लीटर में आंसर देंगे। तो इस मेजरिंग सिलेंडर पे क्या लिखा हुआ है, मिलीलीटर, तो हम किस में आंसर देंगे, मिलीलीटर में। फिर हम इसे करेंगे कैसे, आपको ये बात मालूम है कि हम लोअर मेनिस्कस चेक करते हैं। लोअर मेनिस्कस चेक करेंगे, अगर हम फर्स्ट वाली पिक्चर को लोअर मेनिस्कस चेक करें तो इसका लोअर मेनिस्कस कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, 14 पर। तो इसके अंदर कितना लिक्विड फिल है, 14 ml या 14 मिलीलीटर। इसी तरीके से आप ये सारी पिक्चर्स के यानी कि सारे मेजरिंग सिलेंडर में कितना लिक्विड फिल है इनका वॉल्यूम लिखेंगे। पर याद रहे आंसर किस में आएगा, मिलीलीटर में। Number 10. Read the following sentences, make correction and rewrite the statement which are incorrect. स्टूडेंट, यहाँ 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। इसमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करके आपको दोबारा लिखना है, लेकिन जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसे आप दोबारा नहीं लिखेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है बेकिंग सोडा डिजॉल्व इन वाटर। स्टूडेंट, ये एक्टिविटी तो हमने क्लास में भी की थी। हमने कितने सारे सॉलिड लिए थे, उसमें से फिर हमने कैटेगराइज किए थे कि कौन सी डिजॉल्व सॉलिड है और कौन से अनडिजॉल्व सॉलिड हैं। तो आप वो एक्टिविटी याद कीजिए, क्या बेकिंग सोडा डिजॉल्व हो गया था वाटर में? जी, बेकिंग सोडा डिजॉल्व इन वाटर, बेकिंग सोडा डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। तो हम इसे करेक्ट करके नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इसे रीराइट नहीं करेंगे। स्टेटमेंट 2, वाटर एंड सोपी लिक्विड इंक्रीजेस फ्रिक्शन। क्या वाटर और सोपी लिक्विड फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है? नो, बल्कि ये तो फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इधर इस स्टेटमेंट को आप करेक्ट करके लिखेंगे। स्टेटमेंट 3, एयर रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस आर नॉट फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन नहीं है, जबकि हम अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड में ही टाइप ऑफ फ्रिक्शन में इन्हें लिख के आए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इसे आप करेक्ट कैसे करेंगे, आप ये लिख सकते हैं एयर रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस आर टाइप ऑफ फ्रिक्शन और आर फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये वो क्वेश्चन है जो आपकी कॉपीज़ और वर्कबुक में कंप्लीट कराए गए थे। आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ और वर्कबुक की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको 2 यूज़फुल और 2 हार्मफुल फ्रिक्शन लिखने हैं। पहले मैं आपको 2 यूज़फुल और 2 हार्मफुल फ्रिक्शन बताऊंगी। अगर आपको फ्रिक्शन का टॉपिक या फ्रिक्शन का पूरा चैप्टर रीलर्न करना है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो यूट्यूब पर अपलोड हैं। सो स्टूडेंट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यूज़फुल फ्रिक्शन कौन कौन से हैं और हार्मफुल फ्रिक्शन कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, अगर आप ज़मीन पे ईजिली चल पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, स्लिप नहीं हो रहे, तो ये भी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये भी तो एक यूज़फुल फ्रिक्शन है क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़फुल फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिनसे हमें बेनिफिट हो, जिनसे हमें फ़ायदा हो, जो हमारे काम आए, उन्हें हम यूज़फुल फ्रिक्शन कहते हैं। और जिनसे हमें नुकसान पहुंचता है उन्हें हम हार्मफुल फ्रिक्शन कहते हैं। सर स्टूडेंट, अगर हम ज़मीन पर अच्छे से चल पा रहे हैं, हम स्लिप नहीं हो रहे, तो ये कौन से फ्रिक्शन है? ये एक यूज़फुल फ्रिक्शन है। देन स्टूडेंट, आप कॉपीज़ पे लिखते हैं कि ऐसा होता है कि आप पेंसिल पकड़े और पेंसिल बार बार गिर जाए? नो, आप पेंसिल को अच्छे से होल्ड कर पा रहे हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ होल्ड करवाई जाए तो आप उसे होल्ड कर लेते हैं। क्या ऐसा होता है कि आप से पानी पी रहे हैं और ग्लास बार बार आपसे गिर जाए या स्लिप होते चले जाए हाथ से? नो, आप तो ग्लास ईजिली होल्ड कर लेते हैं। तो वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी चीज़ होल्ड कर लें। देन स्टूडेंट, अगर आप पेंसिल से लिख पा रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। ये भी एक यूज़फुल फ्रिक्शन है। लेकिन अब हार्मफुल फ्रिक्शन कौन कौन से हैं? अगर स्टूडेंट बहुत तेज़ हवा चल रही है और आपको उस हवा के डायरेक्शन में ही ट्रैवल करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर है। अब फॉर एग्जांपल एक एयरप्लेन है, वो भी उसी हवा में ट्रैवल कर रहा है, तो क्या वो ईजिली ट्रैवल कर पाएगा? वहाँ तो एयर रेजिस्टेंस है और हम ये बात जानते हैं कि एयर रेजिस्टेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। तो एरोप्लेन को भी ट्रैवल करने में मसला होगा, उसकी स्पीड भी स्लो होने के चांसेस हैं। तो ये भी क्या है? एक हार्मफुल फ्रिक्शन है। सही है स्टूडेंट। अब एक और हार्मफुल फ्रिक्शन कौन सा है? स्टूडेंट, हम ये बात जानते हैं कि हमारे शू सोल और व्हीकल्स के टायर पे एक पैटर्न होता है जिसे हम ट्रेड्स कहते हैं। ये ट्रेड वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, बर्न आउट और टर्न आउट हो सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से। और अगर ये वेयर एंड टेयर हो गए तो व्हीकल्स का ब्रेक लगना और आपके स्लिप होना के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये इनकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। और अगर यही वेयर टेयर हो गए तो फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और ये वेयर टेयर किसकी वजह से होते हैं? फ्रिक्शन की ही वजह से होते हैं। तो ये भी एक हार्मफुल फ्रिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी कॉपी और वर्कबुक में कंप्लीट कराए गए थे। अपनी कॉपी और वर्कबुक की हेल्प से इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। पर स्टूडेंट, याद रहे ये वर्कशीट आपको हैंड आउट में नहीं करनी बल्कि कॉपी में करनी है।